नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत के भूतपूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर की। आपका स्वागत है। नमस्कार। मैंने आपका करंट डेजिग्नेशन नहीं बताया क्योंकि शुरू हम पेट्रोलियम से करने वाले हैं। एक जो खबर आ रही है बार बार कि आप तो काफी फ्रैंक है बात करने में कि किसी ने कहा कि सरकार रिलायंस चला रहा है, कोई कहता है राम भरोसे सरकार चल रही है। आपका क्या मत है, रिलायंस या सरकार राम भरोसे? या डॉक्टर मुझको तो लगता है कि जबकि हम समाजवाद पथ से निकलकर हम इस पूंजीपतिवाद के तरफ जाएं तो लाजमी है कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा और पिछले 20 साल में बहुत बढ़ गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर कॉर्पोरेट जो है, जो घराने बड़े बड़े हैं, उनका प्रभाव, उनका इंटरफेरेंस राजनीति में ज़्यादा बढ़ा है? उनका प्रभाव सरकार के सोच पर ज़्यादा बढ़ा है और सरकार चाहती है कि उनकी बात सुने ताकि जो विकास हो रहा है देश में वो आगे बढ़ते जाए। तो आप सहमत हैं इससे? मैं तो सहमत नहीं, इसीलिए तो मैं समाजवाद इसलिए आप बाहर भी हैं और सरकार आज से। भी मैं सरकार के बाहर हूं। इसलिए बाहर क्योंकि मैं तो नेहरू के जमाने का हूं और मैं जानता हूं कि आज जो सरकार में है, जो सत्ता में है, वो समझते हैं कि मैं कोई जुरासिक पार्क से एक डायनासोर निकल आया हूं कि मुझे उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था। मनी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रहे थे, कितने साल रहे थे पेट्रोलियम मिनिस्टर आप? 20 महीने। 20 महीने रहे ना, क्योंकि 1980 से लेकर के 2012 तक लेकिन लगभग 20 मिनिस्टर बदल चुके हैं और आपको तो अवार्ड मिला था बेस्ट पेट्रोलियम मिनिस्टर। आपने मुझे दिया, वो बहुत आप बहुत डिजर्व करते थे, धन्यवाद। मेरा कोई फेवर नहीं था उसके अंदर। सवाल ये है कि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर में जो अभी चार्ज लगा है, आप उससे सहमत है? क्योंकि आप तो अंदर की बात जानते हैं, बोलेंगे नहीं, मैं समझता हूँ आपकी कन्वर्शन होंगी, कोई पॉलिटिकल होंगी, कोई आइडियोलॉजिकल होगी। आपको हटाने के जब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपको क्यों हटाया गया मैं था? तीखी बात कहूंगा क्योंकि मैं तीखी बात के प्रोग्राम में हूं। मैं सन 2006 के जनवरी महीने में 20 महीने का काम करने के बाद मैं निकाला गया, क्योंकि पहले ही दिन जबकि मुझे मंत्री बनाया गया, उन्होंने कहा कि मेरे पोर्टफोलियो जो है वो पंचायती राज है, लेकिन इसको उसके साथ एडिशनल चार्ज के लिहाज से वो मुझे दे रहे हैं, टेम्पररी चार्ज है। और पहले प्रेस 20 महीने चला और ये ही गजब की चीज है कि 20 महीने चला। लेकिन आपको याद होगा कि 20 महीने तक किसी प्रकार का कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ था। तो पहले मौके पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सुरेश कलमाड़ी के बाहों में जाकर पड़ जाऊं, तो मुझे वहां भेज दिया। मुझको इस पर अफसोस नहीं है कि उन्होंने मुझसे पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो छीन लिया। इस पर अफसोस है कि फजूल मंत्रालय, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और वहां के जो फजूल लोग थे उनके साथ पास मुझे पहुंचाया। मुझे पता नहीं कि वो दंड मुझको क्यों दिया। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जो कर रहे थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कुछ कर रहे होंगे इसके ऊपर आपकी? मैं आपको सीधी बताऊं, हालांकि कहने पर आपको लगेगा कि मैं बहुत घमंडी आदमी हूं, लेकिन मुझको लगता है कि हमारे पूरे इतिहास में केडी मालविया के पश्चात मैं सबसे बेहतर पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूं। नहीं, मैं तो अवार्ड दिया था, आप घमंड कहाँ से? जब हमने आपको रिकॉग्नाइज किया है तो फिर हटाने के पीछे आपको आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव। उन्होंने मुझसे कहा, सरकार ने मुझसे कहा और हमारी नेतृत्व ने मुझसे कहा कि हमने तो आपको चंद दिन के लिए दिया था। हमने तो पहले सोचा था कि 20 दिन के अंदर हम लेने वापस, लेकिन 20 महीने हो गए हैं और अब हमें किसी और को आपको लगता नहीं कि उसके अंदर कोई गड़बड़ थी? गड़बड़ आप इस पर, मुझको नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ थी, लेकिन ये एक जो अफवाह चल रहा है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुझे निकाला गया क्योंकि गैस प्राइसेस, रिलायंस के गैस प्राइसेस पर मेरा मतभेद हो गया था मुकेश अंबानी के साथ। ये सही नहीं है। जो प्रेस रिलीज कल ही निकला है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, उससे पता लगता है कि जो मांग की गई कि गैस के प्राइसेस बढ़ाया जाए, वो 14 अप्रैल 2006 को चिट्ठी आई थी और मुझे निकाला था 29 तारीख जनवरी 2006। तो इन दोनों के बीच में आपके निकालने के बाद प्लानिंग थी कि आप जब निकल जाएंगे तब चिट्ठी लिखी जाएगी क्या? शायद, लेकिन मैं इसका कोई सबूत, आपके होते हुए चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं थी ना? मेरे होते हुए कोई चिट्ठी आई नहीं। हिम्मत थी या नहीं ये मैं नहीं, पर आपके जमाने में जब थे, जब गैस के एग्रीमेंट, ये मैं कहूं कि यदि मैं मंत्री होता जबकि ऐसी मांग होती, तब मैं इनकार करता।
आप नहीं बढ़ाने देते, एग्री नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि आपने स्टडी किया होता पहले बिल्कुल से। क्या, मैं क्योंकि मुझे बताया गया था, समाजवादी होने के कारण मैं चाहता था कि सरकार का दखल हो इन गैस प्राइसेस के सिलसिले में, लेकिन मुझको बहुत लंबे शब्द सिखाए गए थे Like? और इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलने वाला हूँ। मुझे बताया गया there will be price discovery of gas through the market in a process that is transparent and at arm's length. ये बड़ा इतनी अंग्रेजी complicated है। मुझको सिखाई गई स्टीफन में पढ़ी जिसका होगी थी तो आपने। जी नहीं, तब भी मुझको नहीं समझ में। उनसे पूछना पड़ा कि इसका मतलब क्या ये तो बनता स्टीफन है। वाला कोई यूज कर रहा होगा मेरे को लगता है। ना कोई गैर स्टीफेनियन कह रहा था, नहीं तो सही बात में बता देता मुझे। तो इसका मतलब ये बनता था कि क्योंकि हमें गैस की बड़ी जरूरत थी और विदेशी निवेश की आवश्यकता थी। जहां तक कि तेल का सवाल है, तेल भारतवर्ष में अंतरराष्ट्रीय दाम पर बिकता है, तो तेल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गैस की क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जहां तक कि निवेश होता है NELP के अंतर्गत, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत, जो गैस मिलता है वो जो उत्पादक है वो कहीं भी बेच सकता है और किसी भी दाम पर बेच सकता है। और इसी शर्त पर बहुत से कंपनियां आई यहाँ गैस ढूंढने के लिए, और जो गैस रिलायंस को मिला वो रिलायंस को नहीं मिला, रिलायंस और एक कनेडियन कंपनी है निको, इन दोनों को मिला। और उन्होंने खोज निकाला और सारी दुनिया में खबर फैल गई, जिसको मैं आगे प्रसारण करता था उसका, कि विश्व में सबसे बड़ा जो डिस्कवरी हुआ है सन 2003 में वो इंडिया में हुआ है। अब वो गैस है कहाँ? तो आपको लगता है पहले झूठ था या अब झूठ है? अब ये क्या मैं बताऊं? नहीं आप तब 2006 तक तो आपको पता था, लेकिन दोनों तो सत्य नहीं हो सकते। तो आपको हाइंडसाइट जो सोशलिस्ट की है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये पूंजीपति जो है, ये पूंजीवाद लोग जो हैं, वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। तो रिलायंस झूठ बोल रहा है आपका मतलब लगता है? आप नाम लेना चाहते हैं? या नहीं, मैं बड़ी खुशी से या तो रिलायंस तब झूठ बोल रहा था या आज बोल रहा है। तो जो रिलायंस के साथ जो डिमांड है उनकी, आपको लगता है जो प्रोडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। पहले झूठ बोला आप जो, क्यों दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं ना, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने पहले कहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाया गया था कि इतने गैस के लिए इतने दाम पर, और वो दाम क्या था? बहुत सही दाम था। हमने LPG खरीदा कतर से, मेरे मंत्री बनने के पहले, 2.2 कतर से $1 पर वहां कतर में दाम था, और फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, और क्योंकि इसको पानी सा बनाया जाता है, लिक्विफेक्शन होती है, और यहाँ पहुंचने पर उसको दोबारा गैस बनाना है, तो उसमें भी खर्चा लगता है। तो लिक्विफेक्शन का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च और रीगैसिफिकेशन का खर्च, तीनों को लेकर $2.34 बने। जो उसने अपने भाई को बेचा एग्रीमेंट में। नहीं, जो कतर की गैस NTPC को बेची गई थी वो $2.34 पर थी। तो उसी दाम पर दोनों भाइयों ने एग्रीमेंट कर लिया। तो मुझको क्या इतराज उस पर? लेकिन जबकि मैं मंत्रालय से निकला तब उनकी मांग आई 14 अप्रैल 2006 को कि हमें दाम बढ़ाना है, और वो मामला चला 2-3 साल तक मेरे ख्याल में, और फिर तय हुआ कि $2.34 नहीं, $4.20 ये बन गया आपका मिनिमम प्राइस। अब ये 420 का जो दाम था उसको उन्होंने न्यूनतम दाम बनाया, मिनिमम प्राइस। तो इसमें पॉलिसी में 420 ही हुई क्या? नहीं, अब मैं इतना कहूं कि आज तक नहीं, मैं तो इतराज जताता। अब क्या होता है, क्या आप एग्री नहीं करते, सरकार की नहीं बात कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। मेरी बात यह है कि मैं तब भी दुखी था और आज भी दुखी हूं जो कुछ कि हो रहा है। उनको इजाजत दी गई थी कि 2.34 से लेकर 4.20 तक वो जाएं। क्यों? मैं इसको भी समझा दूं। ये सारे जो पूंजीवाद है उसका आधार है कि बाजार में तय किया जाएगा। अब जबकि बाजार में तय किया गया था और समझौता पर हस्ताक्षर डाली गई थी, तो सरकार के दखल की क्या जरूरत है उस दाम को बढ़ाने का या कम करने का? ये तो जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो आपस में तय करें। सरकार की दखल क्यों होनी चाहिए? उसके बाद
उन्होंने मांग किया है सन 2010 से लेकर कि नहीं 4-20 काफी नहीं है हमारे लिए, इसको 14-20 कर दीजिए, और सरकार ने इसको आज तक नहीं माना है। तो इसलिए मैं जयपाल रेड्डी जी से सहमत हूं कि इसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है अखबारों में और मीडिया में कि भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वीरप्पा मोइली को बनाया है। नहीं, उसको स्वीकार करने के लिए बनाया है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करें। एक व्यक्ति को बदलने से जो मामले हैं वो तो बदलते नहीं हैं। पर मनी, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि आपके 15 से 20 मिनिस्टर चेंज हुए पिछले 30-32 सालों के अंदर, और यूपीए सरकार जो स्टेबिलिटी रही है की मिनिस्ट्रीज के अंदर, केवल पेट्रोलियम मिनिस्टर जिसमें नहीं हुआ। मैं पूछूंगा और भी कई बातें दुखी है, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद पूछूंगे और कहां दुखी हैं आप। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर से। मणिशंकर जी, आपके बहुत दुखी तब भी थे, आज भी दुखी हैं। मैं क्यों दुखी हूं? आपने कहा ना पहले भी दुखी था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। मैंने नहीं, प्लीज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जब जहां तक कि पेट्रोलियम मंत्रालय का एक फैसला था, इसलिए कर रहा हूं मैं, उसी जो एक फैसला था कि सरकार की दखल हुई और एक न्यूनतम दाम को बढ़ाया गया, जो कि पहला और वाहिद उदाहरण है हमारे इतिहास में कि सरकार दखल दे और दाम बढ़ाए। हम सरकार दखल देती है दाम कम करने के लिए, लेकिन बढ़ाया। लेकिन उसके बाद क्योंकि कोई फैसला नहीं लिया गया है और कि मंत्री जयपाल रेड्डी जी ने अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त किया और विषय आज तक मेज पर है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। पर एक जो बात एक पिछले दिनों से हो रहा है कि इंसेंटिव्स की बात होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट को जब कुछ दिया जाता है बेनिफिट, उसको इंसेंटिव बोलते हैं, और गरीबों को जो मिलता है उसको बोलते हैं सब्सिडी। सरकार जब भी बात करती है कि आप गैस प्राइस बढ़ा दो, आप इशू प्राइस बाकी हो, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दो, डीजल के प्राइस बढ़ा दो, परंतु कॉर्पोरेट टैक्सेशन के ऊपर कोई चेंज होने चाहिए, इसके ऊपर तो कोई बात होती नहीं। जो स्टिम्युलस कहते हैं ना, उसका आप देखिए तो पिछले 5 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का जो कर ये निजी क्षेत्र को हमें देना था उसको माफ किया गया है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस पर जो कि उनसे वसूल करना है, उन्होंने बंदूक लगा रखा है हमारे सर पर। वो कहते हैं कि आपने ये रेट को कम नहीं किया तो हम पैसे स्विट्जरलैंड भेज देंगे और यहां रहेगा जबकि हमें कम देना हो। अब ये इस ब्लैकमेल में हम पड़ रहे हैं क्या? तो ब्लैकमेल हो रहा है ना हमारे साथ, इसीलिए तो मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ हूं। तो क्योंकि जो भ्रष्टाचार का बुनियाद है, जहां की वो शुरू होता है, जिसका तलक कावेरी है, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है। अगर आपको सरकार से एक डिमांड करनी पड़े इकोनॉमिक्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, एक सेंटेंस में, तो क्या मांग करेंगे आप? मैं कहूंगा कि आप वित्तीय प्रोत्साहन जो आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं 21 लाख करोड़ उसको आप कम, 21 लाख करोड़ का 5 साल के दौरान बहुत हो गया है। अब इसको आप कम कीजिए या खत्म कीजिए। पहले वाला सवाल दोबारा लाता हूँ, एक सेंटेंस के अंदर कि सरकार कौन चलाता है? सरकार तो भगवान भरोसे चलाते हैं, चला रहे हैं, आप कन्विंस हैं वही चला रहे हैं। मनमोहन सिंह ही चलाते हैं, और यदि कॉर्पोरेट्स के प्रभाव से वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिम्मेवारी तो मनमोहन सिंह जी के पास है। आप सोनिया जी को, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी सरकार चला रहा है, नहीं, वो अपना राय बता रहा है। आपने एक जगह कहीं मैंने पढ़ा, कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी में और मिनिस्ट्री में ये है कि बड़े नेताओं का छोटे वर्कर से कम्युनिकेशन टूट गया है, बहुत कम हो गया है। आपकी स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी है। पर अगर मैं सरकार के बारे में पूछूं, आपको एक दोबारा कहने की, मनमोहन सिंह जो हैं वो पॉलिटिकल वर्कर से कट ऑफ हैं, और जो बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे ज्यादा इंटरेक्शन है। ये बात सच है या गलत है? मुझको लगता है कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए आम जनता से और खास तौर पर मीडिया से, वो काफी नहीं है। मैंने सवाल ये पूछा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लोग जो उनके आसपास हैं या खुद हैं, उनके पास हमें कॉर्पोरेट लोगों की बात सुनने का ज्यादा है, कांग्रेस लीडर्स का सुनने का कम है। ये मैं मानता हूँ, खास तौर पर जो उनके बहुत करीब हैं, क्योंकि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वो उनका प्रभाव सरकार में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कोई चुने हुए व्यक्ति उनको लोग कहते हैं डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर।
और ये आप कहें, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे डिफैक्टो और डिजोरे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन वो राज्यसभा के हैं। पर उनके ऊपर प्रभाव आपको लगता है, बात सुनने का उनको अच्छा लगता है कि अपने एजेंडे के लिए उनको बात सुनने। वो क्या हो रहा है कि पार्टी को बताया जा रहा है कि सरकारी नीतियों को आप समझाइए अपने वर्कर्स को, और हमारी जो पार्टी है उसमें जो लोकतंत्र, अंदरूनी लोकतंत्र होना चाहिए, वो काफी नहीं है। इसका नतीजा ये है कि न तो सरकार के नेतृत्व से, न तो पार्टी के नेतृत्व से वो लगाव है आम कार्यकर्ता के साथ, जिसको कि होने की बड़ी आवश्यकता है। आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे, आपको लगता नहीं कि जिस तरह का कैंपेन गांधी परिवार के साथ हुआ, जो कल सुब्रमण्यम स्वामी ने, केजरीवाल ने कहा, तो इससे आपके ऐसे डिमोलिश नहीं हो गए कि वो कौन है? स्वामी और केजरीवाल, स्वामी तो आधा पागल है और केजरीवाल एक नया लौंडा है। मुझको नहीं लगता है कि इनके तरफ से हमें कुछ हानि पहुंचने वाली है। थोड़ा सहमत है उसकी बात पे? नहीं, मैंने कहा कि मैं नहीं बात कर रहा मैं, आप मुझ नहीं, मैं केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो विषय को समझता नहीं है। बुद्धि होती तो वो आईएफएस में होता, आईआरएस में होता क्या? हाँ। तो ये थी आज की तीखी बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।